यहाँ पे देखो पहला सवाल। भारत में सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या का निर्धारण याद रखना कि हमेशा कौन करेगा? हमेशा करेगा ये राष्ट्रपति। सॉरी, राष्ट्रपति करें, संसद करेगा संख्या का निर्धारण। और नियुक्ति कौन करता है वहाँ के जजेस की? तो राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र कौन देगा? तो राष्ट्रपति। ठीक है। लेकिन यही बात अगर आपसे पूछता कि हाई कोर्ट में संख्या का निर्धारण कौन करता है जजेस का, तब वहाँ पे आ जाता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है। दूसरा है, आ ही गया वो सवाल, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके अधिकार में है? तो हाई कोर्ट में कितना संख्या में जजेस होना चाहिए, ये अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। वहाँ पे संसद मार के नहीं आ जाना। और कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं। हाई कोर्ट में नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। शपथ दिलवाएगा कौन? राष्ट्रपति। त्यागपत्र देगा किसको? राष्ट्रपति के पास। शपथ दिलवाएगा राज्यपाल। ट्रांसफ़र कौन करेगा? राष्ट्रपति। सीजीआई से परामर्श करके। संख्या निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो यहाँ पे संसद का कुछ नहीं है, संसद का एक जगह आएगा सिर्फ कि वेतन भत्ता या विशेषाधिकार, पेंशन, अवकाश हाईकोर्ट का कौन निर्धारण करेगा? तो संसद। ठीक है। दूसरा सवाल है, एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसका है? मतलब किसी न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसके पास है? तो ट्रांसफ़र करने का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति क्या करेगा? सीजीआई से सलाह करेगा और फिर ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं है। फिर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से प्रत्यक्ष संबंधित है। ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में तीनों मामले में अपील की जा सकती है, तो ये बात सही है। दूसरे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्र राज्य विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सुनेगा मूल अधिकारिता के तहत, और ये वाला अंतर्राज्य विवाद इंटर स्टेट काउंसिल सुनता है, इसके लिए अलग है बना हुआ। मौलिक अधिकार का संरक्षण दोनों करता है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के तहत। संविधान के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षण, तो ये संविधान का संरक्षक किसको बोला गया है? तो सुप्रीम कोर्ट को। बोल रहा है, कौन सा राज्य के हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार है? तो हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार यानी कि शक्ति में क्या क्या आता है? ये तीनों अधिकार आता है, परामर्श संबंधी अधिकार को छोड़ के। सलाहकारी अधिकारिता सिर्फ किसके पास है? सलाहकारी अधिकारिता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। कौन सा अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों पे नियंत्रण से संबंधित है? तो अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण करता है हाई कोर्ट। नियंत्रण करेगा 235 के तहत, काम 35, और पर्यवेक्षण हो गया या ये सब करेगा 227 के तहत। जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति करता है 233 के अनुसार, तीन का तिगड़ा काम बिगड़ा, 233 के अनुसार करता है यहाँ पे राज्यपाल। जिला में राज्यपाल को अधिकार है। इसमें यहाँ पे सीजीआई या राष्ट्रपति इन लोगों का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, तो ये ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है, हाई कोर्ट का गठन किया जाता है किस अनुच्छेद में? तो देखो ये भी वीवीआई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। देखो 214 में लिखा है सिर्फ इतना कि हर एक राज्यों में एक हाई कोर्ट होगा। 217 में सिर्फ इतना लिखा है कि हाई कोर्ट बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, कार्यकाल क्या है, शपथ क्या है, नहीं शपथ नहीं, कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या है, और हटाने संबंधी प्रावधान है। लेकिन 216 में ही लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का गठन कैसे होता है। इसमें लिखा है कि एक जजेस रहेगा हाई कोर्ट में मेन, और बाकी अन्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति अपने अनुसार करेगा। यही बात शो करता है कि हाई कोर्ट के गठन कैसे होगा। 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रोविज़न है। संविधान का अनुच्छेद हर राज्य में
हाईकोर्ट की स्थापना के लिए करता है, तो हर राज्य में हाईकोर्ट का स्थापना होगा, ये बात करता है 214। सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन है? सबसे पुराना हाईकोर्ट है कलकत्ता हाईकोर्ट, जो कि 1862 में स्थापना हुआ था। आपको याद रहे, कलकत्ता हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, तीनों 1862 में ही स्थापित हुआ था। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक 4th नंबर वाला हाईकोर्ट है, जो 1866 में स्थापना हुआ था। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक अधिवक्ता द्वारा व्यावसायिक अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितना है? मतलब बोल रहा है हाईकोर्ट का अगर जज बनना है तो कम से कम किसी एडवोकेट को कितने साल तक वो काम करना चाहिए। तो आपको याद रखें, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में 10 और 5 साल वाला नियम है, जिला अधीनस्थ न्यायालय में 7 साल वाला नियम है, लेकिन हाई कोर्ट में हमेशा 10 साल ही आएगा। तो ये सब ऑप्शन तो सही कट गया। हाई कोर्ट में 10 साल कैसे आता है? या तो एडवोकेट रहिए आप 10 साल, या फिर आप किसी भी न्यायिक पद पे 10 साल तक हो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाते हैं? तो इसी दोनों आधार पर हटाएंगे, साबित कर्मचार और अक्षमता, सेम सुप्रीम कोर्ट के जैसा। आपको याद है आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव का विवाद कौन सुनता है? तो सिर्फ हाई कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पे जब महाभियोग लगाया जाता है तो कौन सा वो महाभियोग लगाया जाता है? तो उसमें एक आर्टिकल तो इंक्लूड होता ही है, साथ में एक लॉ भी इंक्लूड होता है जिसके तहत उसको हटाया जाता है। तो ये वाला है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये जो कानून है दोनों में फॉलो होता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, ये 3 सदस्यीय समिति होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद ही इसकी रिपोर्ट के आधार पे सदन में क्या होगा? प्रस्तावित होगा। किस मामले में एनजैक अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया तथा कोलिजियम प्रणाली को बहाल किया गया? कोलिजियम का अस्तित्व तो दूसरा सेकेंड जजेस केस से ही आ गया था, लेकिन जो एनजैक है आपका, एनजैक को असंवैधानिक घोषित किया गया था 4th जजेस केस में। 99वां संविधान संशोधन किया गया था जो 4th जजेस केस से संबंधित है 2015 में, उसको क्या किया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया 4th जजेस केस में। तो आंसर होगा 4th जजेस केस में। और बोला कॉलेजियम से ही बहाली होना चाहिए। हाई कोर्ट जजेस का रिटायरमेंट एज कितना है? तो हाई कोर्ट में है 62, सुप्रीम कोर्ट में है 65। यहाँ से पूछ रहा है कि भारत के कितने हाई कोर्ट की अधिकारिता एक से अधिक राज्यों में है, संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल ना हो। ये बात लिख दिया तो आंसर 3 होगा, लेकिन ये नहीं लिखता तो आंसर 7 होता। देखो, गुवाहाटी हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, इन सभी हाई कोर्ट में एक से अधिक राज्यों में क्या है? विस्तार है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट में याद रखना मणिपुर और मेघालय में नहीं है इसका विस्तार। पूछ रहे हैं यहाँ पे किस हाई कोर्ट का सबसे अधिक बेंच है? तो मुंबई और गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य क्षेत्र अधिकार नहीं था? परामर्श संबंधी अधिकार नहीं है हाई कोर्ट के पास। फिर यहाँ बोल रहा है कि किस जज के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया, लेकिन किंतु अपने बचाव में लोकसभा द्वारा उसके पारित होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। लाया गया, राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन लोकसभा में भी पास ना हो जाए, बेइज्जती ना हो जाए, इससे पहले ही अपना त्यागपत्र दे दिया। तो सौमित्र सेन। फिर यहाँ पे बोल रहा है जिला न्यायाधीश शब्द किस अनुच्छेद में? दिल गतिग्रह काम विग्रह 233 में। BBI क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। जिला न्यायाधीश में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होगा, सेशन जज होगा, लघु
वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ये सब जिला न्यायाधीश में शामिल है। लेकिन अधिकरण तो एक अलग है ना, ट्राइब्यूनल, इसका उल्लेख मिलता है 323 में, 323A और B में। यहाँ पूछ रहा है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में सही कथन चुनें। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था 2008 में। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय को केवल सिविल सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों में नहीं। गलत है। ग्राम न्यायालय को सिविल न्यायालय के समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन फौजदारी दीवानी दोनों मामले सुनता है। ये अधिनियम अस्थायी सामाजिक सक्रियतावादियों या मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। सही बात है। सामाजिक सक्रियता इसमें भूमिका निभाता है, तो ये सही है। ऊपर वाला गलत है। भारत में मोबाइल कोड किसकी देन है? मोबाइल कोड जो है अब्दुल कलाम की देन है। कलाम जी मोबाइल चलाते थे मिसाइल में, ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ। आपके टीआरडी में भी बहुत सवाल आया यहाँ से। लोक अदालत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं। लोक अदालतों के पास पूर्व मुकदमेबाजी के स्तर में मामलों को निपटने का अधिकार क्षेत्र है, न कि उन मामलों में जो अदालत के समक्ष लंबित है। गलत है। लोक अदालत में दो तरीके के मामला सुनते हैं। एक तो जो अदालत में पेश ही ना हुआ हो, और एक अदालत में क्या हो, पेंडिंग हो। जबकि यहाँ खरा पेंडिंग मामला नहीं सुन सकते, तो ये गलत है। लोक अदालत उन मामलों से निपटा जा सकता है जो दीवानी या फौजदारी प्रकृति के न हो। गलत है। लोक अदालत में दोनों मामला सुना जाता है। प्रत्येक लोक अदालत में या तो केवल सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होते हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं। ये सोचो सही है कि गलत, ये पॉइंट। तो कोई यहाँ पे हम पढ़ाए थे लोक अदालत में कौन कौन शामिल होता है। लोक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी होता है, एक वकील होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। समझे? तो ऊपर में से कोई भी कथन सही नहीं है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। लोक अदालत की कार्रवाई होती है। लोक अदालत की कार्रवाई कैसी होती है? समन्वय करवाया जाता है इसमें दो पक्षों के बीच। लोक अदालत की अवधारणा प्रेरित है क्या, कहाँ से? तो प्राचीन भारतीय विवाद समाधान से। प्राचीन भारत में भी क्या था, लोक अदालत का क्या था, व्यवस्था था। एनटीपीसी में खूब सवाल पूछा है सबसे। अभी लोक अदालत किसके तहत बनाई गई है? तो नालसा एक्ट है, नालसा एक्ट 1987, इसी के आधार पर बनाया गया है। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में है। सही है। ये वैधानिक दर्जा दिया गया है। संवैधानिक नहीं, वैधानिक है, कानून से बना है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। बिल्कुल सही है। लोक अदालत के निर्णय बाध्यकारी या बाइंडिंग है, आप इसको अपील नहीं कर सकते। 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी लोक अदालत आयोजित नहीं कर सकता? देखो, लोक अदालत का कई स्तर पे है, पता है। तालुक विधिक सेवा समिति, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। जिला प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, विधिक सेवा समिति। पंचायत पर है नहीं, जनपद पे है, लेकिन राज्य पे है, राष्ट्रीय स्तर पे, लेकिन पंचायत पे नहीं है। चलो आपको दिखा भी देते हैं हम। देखो, लोक अदालत का ढांचा, राष्ट्रीय स्तर पर नालसा, राज्य स्तर पर सालसा, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जनपद कानून प्राधिकरण, तालुक कानून सेवा समिति। ठीक है, पंचायत स्तर पे नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? ये इस स्तर पे नहीं है। लोक अदालत का अर्थ है लोगों की अदालत, गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है। सही है। लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ हैं होगी जो कुछ मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दीवानी अदालत में है।
सही बात है, लोक अदालत के पास वही शक्तियाँ होगी जो सिविल न्यायालय को कुछ संशोधनों के साथ प्राप्त है। पहला लोक अदालत कब स्थापित हुआ? तो 1982 में। 82 में कौन किया? गुजरात में हुआ था। लेकिन ये फाइनली स्थापना कब होता है? तो 1987 के नालसा एक्ट से। लोक अदालत का कौन सा लाभ नहीं है? तो लोक अदालत का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तेज निपटारा होगा, बाध्यकारी होगा निर्णय, कोई अदालत शुल्क नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नालसा एक्ट का ही तो एम है कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, फ्री विधिक सहायता, ठीक है। लेकिन एक ही चीज़ इसका लाभ नहीं है कि इसमें अपील का अधिकार नहीं मिलता है लोक अदालत में। तो दो, एक लोक अदालत की अध्यक्षता आमतौर पर किसके द्वारा की जाती है? तो लोक अदालत की अध्यक्षता कौन करेगा? एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करता है। लेकिन लोक अदालत में एक न्यायिक अधिकारी, एक वकील, असामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होता है। लोक अदालत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ये नालसा एक्ट से इसको वैधानिक दर्जा मिला, सही है। और लोक अदालत का गठन केवल सेवानिवृत्त न्याय व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, गलत। अरे बताएं ना, अध्यक्ष भले वही होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लेकिन इसमें शामिल होता है एक न्यायिक अधिकारी, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता और एक वकील। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, ये सब सही है, ये भी सही है। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय को दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है दूसरा वाला। तो देखो कौन कौन शामिल होता है, बता ही दिए हैं। एक अध्यक्ष, 2 सदस्य, एक सामाजिक कार्यकर्ता। और बोला है कि सभापति एक वर्तमान या सेवानिवृत्त अधिकारी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष एक पारिवारिक न्यायालय अधिनियम लागू हुआ था? परिवार को याद कराते हैं, परिवार में कौन है? राशि बहू, राशि 1984। ये नालसा के साथ नहीं बना हुआ है परिवार न्यायालय, ठीक है। अच्छा, ये सवाल पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कितने लाख की जनसंख्या पे ये अनिवार्य है कि परिवार न्यायालय होना चाहिए। तो 10 लाख। परिवार न्यायालय स्थापित करने और न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है? तो आपको परिवार न्यायालय स्थापित करना है तो राज्य सरकार करेगा, ठीक है। लेकिन राज्य सरकार किसकी अनुशंसा से? हाई कोर्ट। केंद्र सरकार से इसे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। परिवार का मामला है तो केंद्र सरकार के पास क्यों जाएगा? 1984 के परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णय को अपील की जा सकती है। परिवार न्यायालय में एक बार सिर्फ अपील किया जा सकता है, उन्हें कहाँ? हाई कोर्ट में। राज्य सरकार द्वारा परिवार न्यायालय की स्थापना किस लिए की जाती है? तो ये सब मामलों में, तीसरा वाला, विवाह में, पारिवारिक मामलों में, तलाक में, गार्जियनशिप में, ताकि मामला ये सब जल्दी निपट जाए। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ग्राम न्यायालय केवल दीवानी या सिविल मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों की नहीं, गलत। अपराधी दीवानी दोनों मामलों की सुनवाई करता, इसमें मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, ये सही है। ग्राम न्यायालय का गठन नालसा एक्ट 1987 के जमीनी स्तर पर न्यायिक सुनवाई के लिए नहीं, ये गलत है। नालसा एक्ट से थोड़ी हुआ ग्राम न्यायालय का गठन, 2008 के अधिनियम से हुआ था। सभी राज्यों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम न्यायालय स्थापना करना आवश्यक है, पता नहीं, इसको रखते हैं। ग्राम न्यायालय जमीनी स्तर पर आपराधिक मामलों के निपटाता नहीं, ये भी गलत है। राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम न्यायालय के
अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती थी। ये सही है, एक ही कथन सही है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया? तो ग्राम से क्या बताए थे, गांव में क्या होता है, ठाट बाट, तो 2008। ग्राम न्यायालय की नियुक्ति न्यायाधीश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो हम ये बताए थे ना ग्राम न्यायाधीश जाते समय कि जो न्यायाधीश होना चाहिए ग्राम न्यायालय में, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी। तो ऑप्शन 1 सही है। जबकि लोक अदालत में बताए थे सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कोई भी हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत संसद की कार्रवाई में पूछताछ कर सकता है? पूछताछ कर सकता है, तो कोई न्यायालय नहीं। संसद की कार्रवाई में कोई पूछताछ नहीं कर सकता है। संसद की कार्रवाई के बारे में 122 में लिखा है कि संसद की कार्रवाई में न्यायालय की रोक। डैश मामलों में न्यायालय के बाहर सौहार्दपूर्ण के साथ निपटाया जाता है। किस मामले में? तो लोक अदालत में प्रेम मोहब्बत से किसी बात को निपटाया जाता है। 1984 के परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत परिवार न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ कहाँ अपील की जा सकती है? तो केवल एक बार कर सकते हैं परिवार न्यायालय में, वो भी कहाँ, सिर्फ हाई कोर्ट। जबकि लोक अदालत में नहीं कर सकते हैं और ग्राम न्यायालय में भी कर सकते हैं। तो ठीक है, लोक अदालत में लोग अपील नहीं कर सकता। ये इसी बार पूछा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो एनटीपी से पूछा था। जो न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सबसे पहले किस मामले में देखा गया था? तो ये न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत सबसे पहले देखा गया था मैरी बरी बनाम मेडिसन, इस केस में मैरी बेरी बनाम मेडिसन केस 1803। 1987 के नालसा अधिनियम के धारा 22B के अंतर्गत स्थापित अस्थायी लोक अदालत के बारे में क्या सत्य है? अस्थायी लोक अदालत पता है ना, आपको बताए थे कि वर्तमान में मैक्सिमम 1 करोड़ तक का ही मामला वो क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो दूसरा सही है। अस्थायी लोक अदालत का निर्णय बाध्यकारी नहीं, बाध्यकारी है लोक अदालत का, तो दूसरा ही सही होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को EBINTPC में पूछा हुआ इस बार का, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो कितने साल की सज़ा दे सकता है? तो 7 साल से अधिक नहीं, दूसरा सही होगा। 7 साल से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ना ही किसी की मृत्यु दे सकता, मृत्युदंड, ना ही आजीवन कारावास, और कोई दंड दे भी रहा है कारावास का तो 7 साल से ज़्यादा नहीं। सब तो याद कर ही दिए।